अगर आप कोई नौकरी करते हैं या किसी और जरिए से पैसा कमाते हैं तो आप भी अपने पैसों के मल्टीप्लाई होने के बारे में जरूर सोचते होंगे। खासकर इस महंगाई के दौर में अपने पैसे बढ़ाने के उपायों के बारे में सोचना तो बिल्कुल लाजमी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप कम जोखिम में ज्यादा रिटर्न कमाने की सोच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए आज के शो में बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में और साथ ही जानेंगे इससे जुड़े हुए सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं फायदे के फंड। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं फिरोज अजीज जी। आप डेप्यूटी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पर। हेलो तन्वी। फिरोज जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं अपने पैसे लगाने में, उनका यही सवाल रहता है कि सही वक्त क्या होता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से सही वक्त म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हर समय होता है। समय आप कितना बिताने वाले हैं म्यूचुअल फंड में वो ज्यादा है। आपकी कमाई हर महीने आती है, राइट। जी। एम्प्लॉयर आपको ये तो नहीं पूछता कि आपका समय ठीक है कि मैं पैसे दूं या अच्छा समय चल रहा है तो पैसे ना दूं। वैसे ही जैसे आपकी इनकम्स रेकरिंग होती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी रेकरिंग होनी चाहिए। तभी तो हम्म। आपका खर्चा रेकरिंग, कमाई रेकरिंग, इन्वेस्टिंग रेकरिंग, राइट। दैट्स हाउ आई वुड लुक एट इट। पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऑफ कोर्स, अगर आप कुछ पैसे डालते हैं और 6 महीने में मार्केट नीचे हो जाती है तो बड़ा दुख होता है कि यार मैंने पैसे डाल दिए, मार्केट नीचे चली गई। बट मार्केट का उतार चढ़ाव चलता रहता है। 10 सालों में शायद ही कोई है जिन्होंने पैसे का नुकसान किया हो। उल्टा एफडी से ज्यादा की रिटर्न ऑलमोस्ट 99.99% सर्कमस्टांसेस में मिली है। ऑफ जी। कोर्स फ्यूचर अलग हो सकता है, बट मार्केट की उतार चढ़ाव के कारण से ही आपको एफडी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिल जाती है, वरना क्यों मिलती। सो पॉइंट इज, ये उतार चढ़ाव को थोड़ा पॉजिटिवली देखें। उसी कारण से, जैसे एफडीओ में उतार चढ़ाव नहीं होता इसीलिए आपको पोस्ट टैक्स 5% मिलता है, या 15% हम्म। भी मिलने की उम्मीद होती है, उससे ज्यादा भी कभी मिलता है, उससे कम भी मिलता है। द रीजन वाई यू गेट मोर मनी देन एन एफडी इज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। सो लव द अनसर्टेनिटी। एंड ज्यादा वक्त बिताएंगे तो आपके कैपिटल पे आंच नहीं आएगी। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं 20-20 साल भूल जाते हैं, सोना खरीदते हैं जिंदगी भर नहीं बेचते। तो म्यूचुअल फंड हम्म। खरीदते वक्त साल भर में रिटर्न आपको क्यों चाहिए। जी, बिल्कुल। हम जब भी बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो लंबी अवधि का नज़रिया रखने के लिए हम अपने सभी व्यूअर्स को कहते हैं कि जितने समय तक वो इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ही उन्हें ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी मिलेगा इसमें। सर, अगर एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलें कि अगर कोई 25 से 30 साल का व्यक्ति है और वो लंबे वक़्त के लिए म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो तैयार करना चाहता है, तो उसका क्या मिक्स होना चाहिए? जैसे कि अगर मान लेते हैं इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स, किस तरह के फंड्स में उसको निवेश करना चाहिए और क्या मिक्स होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अगर लंबी अवधि का पैसा है तो 80-90, इनफैक्ट 100% भी, अगर 20 साल का पैसा है, आप हर महीने किश्तों में पैसा लगा रहे हैं, तो बिल्कुल हिचकिचाएं ना। अगर आप 25-30 ईयर्स के हैं तो आपके हुँ, कई सारे गोल्स व्हेन यू आर गोइंग टू बी 45 तब आएंगे, जब वो वैसे गोल आएंगे जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई या फिर कोई भी रिटायरमेंट हो गया, ग्लोबल हॉलिडे हो गया। 40 और 50 हुँ, के बीच में एक इंसान के काफी सारे गोल्स, माइलस्टोन्स आते हैं जिंदगी में न। तो अगर उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं और आज आप 25 साल के हैं, तो 100% एक्विटी करें, स्पेशली अगर आप एसआईपी के माध्यम से कर रहे हैं और एक मुश्त पैसा नहीं लगा रहे। तो दैट्स हुँ, पॉइंट वन। अगर आपके पास कोई बोनस आया, एक मुश्त पैसा आया, तो 60% आप इक्विटी में डालें, 40% डेट में डालें। और 60% इक्विटी में भी आप हाइब्रिड फंड सब ना खरीदें। अगर अगर आपके पास हुँ, एक मुश्त पैसा है तो आप एसेट एलोकेशन खुद से करें। तो अगर आप 25 साल की उम्र के हैं तो जाहिर सी बात है कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब में शायद ना हो, तो डेट की टैक्सेशन आपको इतनी इंपैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो टैक्स स्लैब्स 15 लाख तक भी अगर आप साल के कमाते हैं तो 10% की टैक्स में छूट जाते हैं नई नई टैक्स रिजीम में। सो पॉइंट वन, टू हुँ, आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन तन्वी, एसेट एलोकेशन 60-40 लमसम के लिए, एसआईपी के लिए जी। 100% इक्विटी, एंड हुँ। इक्विटी, प्योर इक्विटी खरीदें, प्योर डेट एंड आर्बिट्राज खरीदें। जी। सर, एक और सवाल इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी कि क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, आपने शुरुआत में ही बोला कि हर महीने कुछ-कुछ पैसा डालकर हम अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा कॉर्पस अंत में जाकर हम कमा भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि आपको सिर्फ़ एसआईपी करने की नहीं, स्टेप अप करने की भी ज़रूरत होती है। तो स्टेप अप का कितना फ़ायदा होगा और वो कितना इम्पैक्ट करेगा उनके जो फाइनल रिटर्न्स होंगे उस पर, उसको आपके ज़रिए थोड़ा-सा हम अपने व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे।
बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, जिंदगी में प्रैक्टिकली होता क्या है कि हम्म। आपकी इस साल की जो कमाई है, इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में ज्यादातर लोगों को 10% की रेज मिल जाती है, 5-10% की हर साल रेज मिल जाती है, एवरेज। तो जी। आपकी अगर अगर आपकी कमाई बढ़ रही है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट्स को भी स्टेप अप करना चाहिए। दैट्स द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। हम्म। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आपकी स्टेप अप करते हैं तो पहले तो स्टेप अप के बगैर मैं समझाता हूं। अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया 30 साल के लिए, अगर 13-14% की भी रिटर्न आ गई उस फंड में, जो 30 साल की हम्म। अवधि में आने की अच्छी खासी उम्मीद है, तो आप 1,000 रुपए की किस्तों को 30 साल तक कंटिन्यू करें तो 50-55 लाख इकट्ठा होता है, राइट जी। एट द एंड। ऑफ कोर्स 55 लाख की जो अहमियत होगी वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि महंगाई 30 साल में बहुत बढ़ जाती है। बढ़ बट फिर भी जाएगी। 55 लाख की अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको मिलेगी। अब हम्म। रहा सवाल, अगर आपने 10 से 15% की स्टेप अप करी हर साल, अपनी अगर पहले साल 1,000 रुपए कर रहे हैं, अगले साल 1,100 करें, उसके बाद 1,210 करें, तो 10-10% से बढ़ाएं, तो आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट है 1 करोड़ को पार कर जाएगी। तो ये जो स्टेप अप हम्म। आप कह रही हैं, उससे जो मेच्योरिटी अमाउंट्स हैं वो डबल हो सकती हैं, अगर 30 साल की अवधि का उदाहरण माने तो। जी, बिल्कुल मामूली 10% की अगर हम हर साल बढ़त भी करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो उसका कितना बड़ा फ़ायदा होगा, वो इस एग्ज़ाम्पल से बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। सर, अगला सवाल ये होगा कि मार्केट में हम जब भी उतार-चढ़ाव देखते हैं, तो क्या उस दौरान म्यूचुअल फंड को लेकर जो स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, या जो भी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग हमने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं, उसको वैसे ही कंटिन्यू करना बेहतर होता है? देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल सही हम्म। फरमाया कि मार्केट का उतार चढ़ाव तो होता है, तब हमें क्या करना है ये निर्णय लेना है। ज्यादातर हम्म। लोग जब मार्केट गिरती है ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लग जाते हैं कि मार्केट गिरी क्यों। आपको हम्म। उससे इतना क्यों गिरी ये सर्वे करने का काम नहीं है आपका। आपको ये निर्णय करना है कि वो अगर गिर जाए तो मुझे करना क्या है अपने पैसों के साथ। दैट्स द मोर जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। अब हमने एक एनालिसिस की, आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि कोई भी 3 साल की पॉकेट, हमने लास्ट 9 साल की पॉकेट ली, 3-3 साल के पॉकेट में हमने तीन डिविजन्स किए, तो लास्ट 3 सालों में मार्केट 10-12 बार 10% से ज्यादा गिरी है। तो मार्केट की आदत है कि 12 क्वार्टर में 12 बार तो आपको 10% का झटका दिखा चुकी है। तो ये हम्म। मार्केट का बर्ताव है। और हमेशा जब गिरी है वापस आप ऊपर भी आई है, आज हम ऑलमोस्ट पीक पे बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि हर बार 12 बार 10% से गिरने के बाद भी 3 दिन पहले वो पीक पे थी। सो गिरती है तो ऊपर जरूर आ जाती है, ऊपर जाती है तो गिरेगी, ये निश्चित नहीं हम्म। होता। सो आई थिंक म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर्स को ज्यादा पर्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कई सारे फंड हम्म। मैनेजर भी वही काम कर रहे हैं कि आपके पैसे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी ने 12 बार अगर अपना पोर्टफोलियो की रणनीति बनाई बनाई होती तो उसको अपनी नौकरी छोड़ के यही करना पड़ता फुल टाइम। जी, और इसीलिए तो म्यूचुअल फंड जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो हैं, क्योंकि वो आपके बिहाफ पर एक अच्छी रणनीति अपना सकती हैं मार्केट के इसी उतार-चढ़ाव को देखते हुए। सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि जब भी पोर्टफोलियो को तैयार करते हैं, तो किस तरह के फंड्स को चुनना चाहिए और क्या मिक्स होना चाहिए? जैसे अगर हम बात करें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की? मेरे मेरे हिसाब से देखिए, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप की एलोकेशन देखिए हर फंड में अलग हम्म। अलग कॉम्बिनेशन में होती है। अगर आप हम्म। पूरे फंडों को खोल के देखें, अंदर कितना हम्म। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, हमारी रिकमेंडेशन है कि 50-55% लार्ज कैप होना चाहिए, 20% 25% मिड कैप और 20% to 25% लार्ज कैप, ये प्रोपोर्शंस होने चाहिए। बट अब प्रॉब्लम ये है कि मल्टी कैप फंड में भी स्मॉल कैप है, बट उसका नाम तो स्मॉल हम्म। कैप है नहीं, राइट। और फ्लेक्सी कैप में भी स्मॉल कैप आ सकता है। तो आपको कोई भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ये पूछना है कि इसके अंदर क्या है, वो एक पूछ जी। सकते हैं। वरना अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं और आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो 1,000 रुपए में हम्म। आपको ऐसी सर्विस पर मंथ के एसआईपी में नहीं मिल पाती। तो मेरे हिसाब से आपको एक लार्ज कैप स्कीम खरीदनी है, एक मल्टी कैप की स्कीम खरीदनी है, एक मिड कैप की, एक फ्लेक्सी कैप की और एक स्मॉल कैप की, 5 स्कीमें खरीद लें, 5 करंट प्रोपोर्शंस के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट ये जो कॉम्बो मैंने बोला था वो आपकी इम्प्लॉयड एक्सपोजर आ जाएगी। जी, बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि कितनी स्कीम्स को शुरुआती समय में हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो वो जवाब भी मिल गया। करीबन 4 से 5 स्कीम्स अगर आपके पास हैं, तो आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफ़ाई भी कर पाएँगे और अच्छा रिटर्न भी पा पाएँगे। सर, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, तो एक बार मोटा-मोटी हम आपसे साल समझना चाहेंगे कि कम से कम कितने सालों का तो निवेश करना ही चाहिए? हमने एक स्टडी की हम्म। थी कि 7 साल की जो पीरियड्स होती हैं,
अगर वो पीरियड्स के ऊपर है तो ऐसा शायद ही कोई समय आया है कि इक्विटी ने डेट को अंडर परफॉर्म किया है, अगर अच्छे फंड्स चुने जाएं तो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मैथमेटिकली इट इज 7 years इच। 7 year के ऊपर है तो आप इक्विटी बिना झिझक खरीद सकते हैं, ब्याज निकलने की अच्छी खासी संभावना है अगर आपकी स्कीम चॉइसेस अच्छी है। जी। सर, स्मॉल कैप फंड्स में हमने देखा पिछले साल काफ़ी इसमें रैली रही और बहुत सारे लोगों ने स्मॉल कैप फंड्स में पैसे लगाए थे। उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिला था क्योंकि जैसा कि नाम है, स्मॉल कैप फंड्स छोटी कंपनियों में रिटर्न भी उतना ही मिलता है और रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हालिया जो सेबी की तरफ से गाइडलाइन आई है, उन्होंने करीबन 21 दिन के अंदर एक पॉलिसी तैयार करने के लिए कहा है ताकि सेफ गार्ड किया जा सके निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को। इस पर आपका क्या टेक होगा और स्मॉल कैप फंड्स को लेकर आपका क्या नजरिया है? तो ये जो सेबी ने वार्निंग दी, थोड़ी सी हम्म। कॉशन दी, आई थिंक इससे मेरी इज्जत अपने रेगुलेटर के प्रति और बढ़ती है, क्योंकि मेरा ये मानना था कि पूरे 200 देशों में इंडिया की रेगुलेटर्स, स्पेशली कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स, इतने विजिलेंट हैं, सेबी आरबीआई दोनों ही जो रेगुलेटर्स हैं बहुत विजिलेंट हैं, और कॉमन मैन की जो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन की जो इनकी चाह एंड डिजायर है वो एपिटोम है। सो पॉइंट हम्म। वन, मेरे हिसाब से जब सेबी ऐसी मार्केट मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करो, इससे आपको सांत्वना आनी चाहिए कि कितनी रेगुलेटेड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। लोग अपने पैसे चिट फंडों में डालते हैं, स्मॉल स्कीम्स जो एक दोस्त चलाते हैं उनमें डालते हैं, हम्म। और वो एक तरफा एक डायमेट्रिकल ऑपोजिट एंड हो गया। इधर देखिए म्यूचुअल फंड में मार्केट में पैसे बन रहे हैं, फिर भी सेबी कहता है कि भाई ऐसा ना हो कि बहुत बढ़ जाए, तो फिर उससे दम से गिरेगी तो लोगों को अफसोस होगा, तो वो भी प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी इज विजिलेंट। इसने सेबी ने सिर्फ ये नहीं किया, और आई थिंक एक्सचेंज ने भी कल जो एनएसई का जो रीजिक आया इंडेक्सेस का, उसमें भी उन्होंने हम्म। कहा कि फ्री फ्लोट को ज्यादा महत्वपूर्णता दी जाएगी टू क्रिएट इंडेक्स। फ्री फ्लोट वो होता है कि कितने शेयर हैं मार्केट में। हम्म। तो सेबी म्यूचुअल फंड्स को ही नहीं, एक्सचेंजेस को भी गाइड कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर कॉमन मैन की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। दैट्स पॉइंट वन। तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, 25-30% से ज्यादा की एक्सपोजर है, तो आपको थोड़ा हल्का जरूर करना चाहिए। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 28% स्मॉल कैप है, हम शायद मार्च में 5-7% घटाने वाले हैं। वही इंडिकेशन मैं दूंगा, अगर आपके 25% से ज्यादा है तो आप एटलीस्ट 5-10% अपने स्मॉल कैप में से हटा जरूर सकते हैं विद इन द मंथ ऑफ मार्च। जी। सर, हम देख रहे हैं कि भारत लगातार की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही है और इसको जो मुहर है वो कई सारे विदेशी एजेंसीज हैं वो भी लगा रहे हैं इस पर कि जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और वो जो टारगेट सेट किया गया है 2030 के लिए वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। ऐसे में किन सेक्टर्स पर आपका फोकस है? आनंद राठी की अगर खासकर बात करें तो आप लोगों की तरफ से आप किस सेक्टर पर बुलिश हैं और किस पर आप ज्यादा वेट दे रहे हैं? हमारा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर नहीं, एक थीम माना जाएगा, और कई सारे म्यूचुअल फंड भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो ये पीस ऑफ ओपिनियन पे कोई एक्शन भी ले सकता है, इसलिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहूंगा। देखिए अब जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो लास्ट ईयर 40% से बढ़ी थी, इस बार 11% से बढ़ी है। 11 लाख करोड़ खर्च होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिलेटेड कंपनीज होती हैं, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉस्ट कैस्केडिंग बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें लेबर होता है, लेबर को पैसे देते हैं तो वो जाके कोई साबुन खरीदता है, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है उसकी वजह से इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट होता है, मल्टीप्लायर मेरे हिसाब से 3-3.5 टाइम का मल्टीप्लायर मिलता है। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम 3-4 साल के लिए अच्छी चलेगी। अगर यही पुश गवर्नमेंट द्वारा, ये गवर्नमेंट या अगली गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा पुश रहे, तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर निफ्टी को बीट करने की क्षमता रखता है 3 से 4% पर आना। जी। इसके अलावा ईवी सेक्टर पर भी हम देख रहे हैं कि सरकार का फोकस है ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर, वो लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या इस पर भी फोकस रह सकता है आने वाले सालों में? यस, आई थिंक एनर्जी पे जरूर हम्म। फोकस रहेगा। एनर्जी इंडिया में जो है वो काफी तेजी से ट्रांसफॉर्म करने की काबिलियत इंडिया रख दिखा रही है, पॉइंट वन। हम्म। पॉइंट टू, इनकी जो एनर्जी कंपनीज की जो अगर मैं वैल्यूएशन देखूं,
तो काफी कम है। इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी इज 1/10 द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज मार्केट कैप। तो पूरी इंडस्ट्री को जोड़ लो तो भी एक चौथाई है एक कंपनी के मुकाबले। सऊदी अरब की जो लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है उसके मुकाबले पूरी एनर्जी सेक्टर 1/4 है। तो वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। गवर्नमेंट की पुश टेलविंड है। पॉइंट 3 आई थिंक जो एनर्जी की जो हमने एजिलिटी दिखाई है, आई थिंक दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। हमें लगता था कि इंडिया एक बिग एलिफेंट जैसा है, उसको शेक अप करना बड़ा कठिन है, बट आई थिंक इट इज मूविंग फास्ट, मच फास्टर देन एन एलिफेंट वुड। जी। सर, ये भी हम समझना चाहेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं कि नए-नए फंड हाउसेज़ आ रहे हैं और वो अपने फंड्स लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जब नए निवेशक रहते हैं तो वो किस तरीके से कंपेयर करें कि कौन से फंड हाउसेज़ के फंड बेहतर होंगे? क्या उसके पीछे उनका बेसिस होना चाहिए ऑफ सिलेक्शन? मेरे हिसाब से कोई भी नए निवेशक को टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी साइज के आधार पे उन्हीं पे सीमित रहना चाहिए। टॉप 5 में एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बिरला, निपॉन ऐसी कंपनियां आती हैं। ऑफ कोर्स वो बदलती रहती हैं टॉप 5 में कौन है। अगर आप अपने पैसे को टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 40-42 एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से टॉप 5 में सीमित रखें तो काफी है। आपको और सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत नहीं है जब तक कि आपके पास करोड़ों अरबों ना आ जाए। दैट्स पॉइंट 2। आपको जो भी स्कीम्स चुननी है, आपको देखना है कि 385 स्कीमें हैं। अब 385 में से आपको खरीदनी 5 है। तो मेरे हिसाब से आप अगर मैं आपको स्कीम ही बता दूं, लार्ज कैप में हम फ्रैंकलिन ब्लू चिप को रेकमेंड करते हैं। फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छी स्कीम है। कोटक मल्टी कैप कैटेगरी में और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। एंड लास्टली अगर दूसरी एक कैटेगरी चाहते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा एक अच्छा फंड है। तो 5 कैटेगरी के 5 स्कीम्स लार्जली रिवॉल्विंग अराउंड द टॉप 5 एएमसीज शुड बी द स्ट्रेटजी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने रिकमेंड भी किया हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत बार सवाल आते हैं कि मैम कुछ रिकमेंडेशंस अगर मिल जाते तो उन्हें कन्वीनिएंट होती। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी आपने फ़ायदेमंद टिप्स दे दिया। उन्हें अब आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, एक और सवाल, जब फंड हाउसेज़ के फंड्स वो चुनते हैं तो एक्सपेंस रेशियो एक टर्म आता है, उसे किस तरीके से समझें नए इन्वेस्टर्स? देखिए, अगर आपके पास कोई हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर आपकी मदद कर रहा है तो आप रेगुलर स्कीम चूज करें। अगर आप ये हुँ, शो के माध्यम से स्कीम चुन रहे हैं तो डायरेक्ट स्कीम चुनें, क्योंकि आपको किसी को रेम्यूनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हुँ, ऑलरेडी निर्णय ले रखा है। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो तो डायरेक्ट चूज करें। डायरेक्ट की जो एक्सपेंस रेशियो है 1% करीबन कम होती है 70-80 पैसे में। अगर आप 1,000 रुपए डाल रहे हैं और 12 किस्तों में 12,000 रुपए डाले तो उसमें आपकी खर्चा होगा नॉट मोर देन 80 रुपए, 100 रुपए हुँ। फॉर अ ईयर। 1% इज द नंबर। सो आई थिंक जी। मेरे हिसाब से कॉस्ट बहुत कम है। अगर आप हुँ। स्कीम का निर्णय कर ही चुके हैं तो डायरेक्ट चूज करेंगे तो और एक्सपेंस रेशियो आपकी 1% से घट के 0.75 to 1% रह जाएगी। जी। सर, अंत में कुछ सावधानियाँ या टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो सावधानियां यही हैं कि आप इन्वेस्ट करने के बाद जितना कम लोगों की सुनेंगे उतना ज्यादा अमीर बन पाएंगे। अगर आप सुनते रहेंगे, आप समझो कि आपने 50,000 लाख रुपए डाल दिए हैं किश्तों में और आप अपने दोस्त की हुँ। सुनेंगे तो वो कुछ कहेंगे यार यूएस में रिसेशन चालू होने वाली है तो अपने पैसे निकाल लें। तो ऐसी ऐसी जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, अगर कोई इंसान अपने पाथ पे डटा रहे और आसपास इर्द गिर्द के डिस्ट्रैक्शनों को बंद कर सके, वही आदमी या वही लेडी पैसे बना पाती हैं। वरना वो खिंच जाते हैं हम लोगों के ओपिनियंस में। और ज्यादातर लोग जब पैसे बनाते हैं तो वो जो उनकी जो सक्सेस है वो आपको सुनाते हैं और फेलियर्स नहीं सुनाते। तो आपका मन हुँ। ललचाता है कि मैं कुछ और कर लूं। राइट। सो आई थिंक इफ यू कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ये मेरी एक टिप रहेगी। प्रैक्टिकल टिप है, फिनेंस टिप जी। नहीं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड देने के लिए, और साथ ही आपने कुछ टॉप पिक्स भी दिया, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको फायदे के फंड सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आपके मन में भी म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।